स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी अरीना पे। आज से हम लोग यूपीपीसीएस बीपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग आई दृष्टि जो आँख वाली मैगजीन आई है वो कवर करेंगे। ये पहला राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, इसको कवर करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, फिर एक एक सेगमेंट को कवर करते हुए ये कवर करने के बाद एक एक लाइन के जो वन लाइनर नोट्स होंगे वो पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहला आर्टिकल है ये, मिजोरम गोवा लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता में शामिल किया गया। ये उल्लास स्कीम है एक, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। जो 15 साल के ऊपर के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए उनको बेसिक पढ़ाई लिखाई और अंकगणित सिखाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो उल्लास स्कीम आप याद रखना। उल्लास स्कीम किससे रिलेटेड है? 15 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए, अंकगणित सिखाने के लिए है। तो उसी उल्लास स्कीम के अंतर्गत जो 95% से अधिक साक्षर किसी स्टेट में हो जाते हैं उनको पूर्णतः साक्षर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये स्कीम 2022 से 2027 5 साल तक के लिए लाई गई है, जो कि सबसे पहले मिजोरम हुआ, फिर गोवा, अब त्रिपुरा। ये 3 स्टेट हैं जो फिर 100% साक्षर हो चुके हैं। तो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। त्रिपुरा तीसरा है, सबसे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जो कि पहली यूटी है जो पूर्णतः साक्षर डिक्लेयर की गई है। इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि मिजोरम पहला, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा स्टेट है, और यूटी में लद्दाख है जो 100% हो चुका है। ठीक। और दूसरा आर्टिकल संविधान हत्या दिवस। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ जानने की जरूरत है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। ठीक है। और 3 बार इमरजेंसी लगी थी अपने यहाँ, एक 62 वाले लड़ाई में, दूसरा 68 से 71 तक, फिर तीसरा 75 में। 3 बार लगेगी ये इमरजेंसी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तीसरा हैदराबाद मुक्ति दिवस, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ही ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम से मुक्त कराया गया था। ठीक। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल गुड़गांव में मारुति सुजुकी का जो प्लांट है मनेसर में, उसी में ये बनाया गया है। ठीक है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना हुआ जिसका नाम था AI-171। बोइंग का नाम इसका 787 और 88 ड्रीम लाइनर था, जिसमें 242 में 241 लोग मर गए, एक आदमी सिर्फ बचा था, इसका नाम था विश्वास कुमार रमेश। ये चीज़ आप याद रखिए, विश्वास कुमार रमेश। ठीक है। इसमें है क्या कि जो फ्लाइट दुर्घटना होती है तो उसमें एक फ्लाइट रिकॉर्डर होता है जिसे वो ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स में क्या क्या होता है? फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स का कलर वो नारंगी ऑरेंज कलर का होता है। ये ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर जो है, इसकी खोज ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड वारेन ने किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इसमें दिया नहीं गया है मैगजीन में, तो ये आप अलग से याद करिए कि 1954 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड वारेन, इन्होंने ये फ्लाइट रिकॉर्डर का वो खोज किया था। ठीक है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की अनुमति दे दी है। तो जाति जनगणना में आपको 3 चीज़ याद रखनी कि ये संघ सूची यूनियन लिस्ट का विषय है जनगणना। सबसे पहले लास्ट जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1931 में जो सेंसस था वो जाति जनगणना थी। उसके बाद 2011 में कास्ट सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, SCCC, जिसके कि 2011 वाला SCCC है उसका डाटा बाहर गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया। तो लास्ट जातिगत जनगणना 1931 में ही है। ठीक है। तीसरा आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है कि चिनाब रेल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन गया है चिनाब पर रेलवे का। इसकी ऊंचाई 359 मीटर, लंबाई 1315 मीटर है। ठीक है। और ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को रेलवे लिंक को लिंक करेगा। दूसरी चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि एक और ब्रिज है, अंजी ब्रिज। अंजी चिनाब का ट्रिब्यूटरी है। अंजी ब्रिज ये सेकेंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये भी चिनाब पे ही है। 2 चीज़ें जाननी है आपको। चिनाब जो रेलवे ब्रिज है वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। दूसरा अंजी ब्रिज। ठीक है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जाएगी इसमें।
और लोक माता अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल में। इतना याद रखना आपको। इंदौर का हवाई अड्डे का नाम बदल के ये रख दिया गया अहिल्याबाई होलकर। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ये एमपी और यूपी दो राज्यों के बीच में है। इसमें है क्या कि केन बेतवा हो गया और 2-3 नदियां और हैं जो इनमें कवर की जाएंगी, इसीलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना भी कह रहे हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना याद रखिए, एमपी और यूपी की, एमपी और महाराष्ट्र की, सॉरी, एमपी और महाराष्ट्र, यूपी नहीं, ठीक। और पहलगाम से युद्ध विराम तक, तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। डेट इसलिए याद रखनी कि बिहार में लास्ट ईयर बीपीएससी के जो 70वां पेपर हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप को गोली कहाँ मारी गई थी, वो जगह का नाम पूछा, उसमें ऑप्शन में दे रखा था टेक्सास की, वाशिंगटन डीसी, ये जगह का नाम दे रखा था। इसी की बेस पे आपको डेट याद रखनी है, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में ये हुआ आतंकी हमला। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने 7 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रात में 7 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस उसी 7 तारीख की रात में लॉन्च किया और 7 से लेकर 10 तारीख तक ये ऑपरेशन चला। 10 तारीख को पाकिस्तान के डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला और इंडिया के डीजीएमओ जो हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन राजीव घई ने सीज फायर रखा। तो 10 मई तक ये चला, 10 मई को सीज फायर हुआ। कौन कौन सीज फायर किसके किसके बीच में? डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान के, डीजीएमओ राजीव घई इंडिया के, ठीक। इसमें एक चीज जानने वाली और है कि इंडस वाटर टीटी सिंधु जल संधि जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन से की गई थी। इसमें 6 रिवर जो हैं उनको तीन वेस्टर्न रिवर, चंबल, झेलम और इंडस, सीजीआई से याद रखिए आप, चंबल, झेलम, इंडस, ये तीनों रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग है, पश्चिम की दिशा में बहने वाली। इसमें पूरा कंट्रोल 80% कंट्रोल पाकिस्तान का है, 20% कंट्रोल इंडिया का। मतलब सीजीआई का 20% पानी जो है वो इंडिया यूज कर सकता है। चिनाब, झेलम, इंडस, सतलज जिसको कहते हैं, तो 20% इसका पानी इंडिया यूज करेगा, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करेगा। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एसबीआर, सतलज, ब्यास और रवि, ये तीनों इंडस फ्लोइंग रिवर, इसका पूरा कंप्लीट यूज इंडिया करेगा। और वेस्टर्न फ्लोइंग में 20%, ठीक। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो वेस्टर्न रिवर पे बने हैं, जैसे किशन गंगा झेलम पे और रेटल है चिनाब पे। ये दोनों प्रोजेक्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 20% का परमिशन है, लेकिन इंडिया इस पे बना रहा है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक। और इस ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें कौन कौन से हथियार यूज किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में? दसाल्ट राफेल जो हैं वो, स्काल्प क्रूज मिसाइल, हैमर गाइडेड बॉम्ब, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और ये स्काई स्ट्राइकर और हरोप लाइटनिंग ड्रोन है। ये 2 ड्रोन याद रखिएगा। और स्पोर ट्रायम, जिसको हिंदी नाम भारत सरकार ने सुदर्शन चक्र दिया है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, इतनी सारी चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर में यूज की गई थी। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई थी। सेमीकॉन इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया गया था कि कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ठीक। 3-4 जगह सेमीकंडक्टर यूनिट सेट की गई हैं। एक तो गुजरात के साणंद में, धोलेरा गुजरात में और मारीगांव आसाम में, ठीक। ये तीनों टाटा के द्वारा। और साणंद गुजरात वाला माइक्रोन एटीपी है, ये वहाँ की कंपनी है, ताइवान की, ठीक। जन सुरक्षा योजना के 10 साल पूरे हुए, 2015 में लॉन्च हुआ, 2015-25 तक चला, ठीक। फिर वेब समिट, वेब समिट है क्या कि जो फिल्म, मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, जितने भी संगीत, गेमिंग, एनिमेशन जैसे क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उनसे जो इनकम अर्न होती है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। उसी के लिए ये एक सम्मेलन अरेंज किया गया जिसको वेब समिट कहते हैं। वेब का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ये मुंबई में अरेंज किया गया था, ठीक। इसका जो थीम है वो C4 से आप याद रखिएगा, कनेक्टिंग क्रिएटर, कनेक्टिंग कंट्री। पहले क्रिएटरों को जोड़ो, उसके बाद देश जुड़ेगा, ठीक।
ये सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू के सहयोग से किया गया था। ठीक। ऑरेंज इकोनॉमी चाहे क्रिएटिव इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? इंस्टाग्राम और रील से जो अर्निंग होती है उससे। वजिंगम एयरपोर्ट इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टी मॉडल पोर्ट, ये केरल में है और देश का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट है ये। वजिंगम याद रखना आप। ठीक। न्यू एजुकेशन नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन के अधिचार में लाई गई थी। इसमें आर्टिकल आप याद रखना। ठीक है। अब सबसे मेन चीज एक न्यूज और आई है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को ऐड किया गया है इस साल। इसके पहले लास्ट ईयर रामचरित मानस, पंचतंत्र और श्रीहृदय लोचन आनंदवर्धन का जो है इसको एशिया पैसिफिक रजिस्टर में ऐड किया गया था। ठीक। ये नाम आप याद रखिएगा कि ये रामचरित मानस, पंचतंत्र, सहृदय लोचन आनंदवर्धन का है। ये लास्ट ईयर ऐड किया गया था और इस बार नाट्यशास्त्र और भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक। ये छठे खंड भीष्म पर्व के लिया इसका हिस्सा है। ये महर्षि वेदव्यास द्वारा ये लिखा गया नाट्यशास्त्र को ही भरत मुनि ने लिखा, तो इसको नाट्यवेद, पंचम वेद, गंधर्व वेद भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए महाकुंभ पे। महाकुंभ 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक, 13 दूना 26, 13 पहला महीना, 26 दूसरा महीना, 45 दिन तक चला था। और इसमें 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। पहला क्या है कि गंगा सफाई, जिसमें 329 कर्मचारियों ने एक साथ सफाई की। दूसरा क्या है कि प्रयाग मेला के अलग अलग जगह पे 19,278 सफाई कर्मी मिलकर सफाई की है। तीसरा क्या, हाथों की एक पेंटिंग बनी थी जिसमें 10,000 लोगों ने मिलकर पेंटिंग बनाई। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको याद रखना है कुंभ के। एक गंगा सफाई जिसमें 329 कर्मचारी एक साथ काम किए। दूसरा अलग अलग जगह 19,000 लोगों ने साफ सफाई की। तीसरा हाथ की छपी हुई पेंटिंग। ठीक। ये रिकॉर्ड नहीं बना गया, इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ हुई है। सबसे ज़्यादा भीड़ एकजुट होने वाला रिकॉर्ड नहीं है, याद रखना। अगर आपके ऑप्शन में अगले पेपर में ये मिल जाए कि कुंभ में सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्रित होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। और इसका लोगो क्या था? लोगो में एक अमृत कलश, एक मंदिर और एक हनुमान जी का मूर्ति और अक्षयवट ट्री। ठीक। लोगो याद रखिए, लोगो में क्या क्या, अमृत कलश, मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति और अक्षयवट ट्री। और कुंभ के लिए एक डेडिकेटेड कुंभवाणी एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज बनाया गया था अलग से। ठीक है। इसके बाद वाला जो कुंभ वो नासिक में होगा, फिर 28 में उज्जैन में होगा, हरिद्वार में 2033 में होगा। ठीक। 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी टैग कुंभ को दिया गया था। ठीक। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को वर्गीकरण, ये आर्टिकल 340 से याद रखिएगा। ठीक। और वक्फ संशोधन अधिनियम, इसमें आपको कुछ नहीं याद है, वक्फ का नाम बदल के एक बिल आया, इसका नाम उम्मीद है। उम्मीद का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। उम्मीद का फुल फॉर्म पूछेगा इस बार, ये आप लोग रख लीजिए। ठीक है। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक। ठीक है। ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें है क्या कि पंचायत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या चल रहा है आजकल, उसके लिए। ठीक। तो कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जो 90 से 100 नंबर पाए, मतलब अचीवर की श्रेणी में हो। ठीक है। और परफॉर्मर की श्रेणी में गुजरात है, महाराष्ट्र, यूपी है। यूपी में धनोहरी ग्राम पंचायत जो है बख्शी तालाब लखनऊ का, वो सबसे टॉप पे है, याद रखिएगा। धनोहरी ग्राम पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो वो पंचायत उन्नति सूचकांक उसमें है। ठीक। तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, पंचायत नहीं है जो अचीवर की श्रेणी में हो। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये टाटा ट्रस्ट करता है। इसमें है क्या कि पुलिस और जस्टिस और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन सा स्टेट बढ़िया काम कर रहा है। इसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे। ठीक। ये सब अपने काम का नहीं है, ये कौन जो जो विधेयक आए हैं। ठीक। आर्टिकल 142 याद रखिएगा, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय की जो बात होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय, आर्टिकल 142। ठीक। आर्टिकल 200, इसके तहत गवर्नर राज्यपाल बिल को रिजर्व रख सकता है। और 221 के तहत
वो प्रेसिडेंट को देगा कि वो अपनी प्रतिक्रिया दे। ठीक है। एक भारत के सामाजिक सुरक्षा का डेटा आया है आईएलओ के द्वारा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप याद रखिएगा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा लाया। इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो सामाजिक सुरक्षा है वो 2 गुनी हो गई, 24 से 48.8% हो गया पिछले 4 साल में। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आप याद रखिएगा आईएलओ की, इसमें 48.8% सामाजिक सुरक्षा देश में है अपने। ठीक है। राजधानी दिल्ली में चुनाव हुआ जिसमें रेखा गुप्ता जो है वो नवी मुख्यमंत्री बनी है, चौथी ये महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनकी भारत में विजिट हुई। तो आपको याद रखना है कि यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय आयोग के जो हेड वो अध्यक्ष हैं कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो भी नाम है इनका। ठीक है। मुल्लापेरियार डैम विवाद ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है, जिसमें ये तमिलनाडु चाह रहा है कि मुल्लापेरियार डैम जो है उसमें पानी का जो लेवल वो बढ़ाया जाए। केरल का कहना है कि ये 125 साल पुराना डैम है, 1987 शुरू हुआ इसका कार्यक्रम, 1887 में 125 साल पुराना है। अगर इसमें पानी का लेवल बढ़ाएंगे तो ये टूट सकता है, मतलब बाढ़ आ सकती है, इसके वजह से ये डिस्प्यूट है। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे तमिलनाडु और केरल के बीच का डिस्प्यूट है। ठीक है। इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था 999 साल के लिए। लीड्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी की एक रिपोर्ट है लीड्स, जिसमें अचीवर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है और फास्ट मूवर में बिहार। ये क्वेश्चन में आपको सीधे पूछ लेगा कि लीड्स के में यूपी कौन सी कैटेगरी में है। यूपी अचीवर वाली श्रेणी में है, बिहार किस में, फास्ट मूवर में। बीपीएससी वाले ध्यान दें। ठीक। त्रिपुरा में भासिनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। भासिनी क्या एक इंटरफेस है जो एआई है, वो बाकी लैंग्वेज से कनेक्ट होगा। भाषिनी का फुल फॉर्म भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ठीक। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है इसके हिसाब से इंडिया में 25.17% ट्री और फॉरेस्ट कवर, मतलब वृक्ष और वन दोनों मिला के, जिसमें ट्री कवर कितना है 3.41%। ठीक है। बाकी जो 22% है वो फॉरेस्ट है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सीरीज है, ये रैंक है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर की वनावरण वाले क्षेत्र में। ठीक है। और परसेंटेज वाइज अगर चलें तो मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। अगर यूटी को भी इंक्लूड कर देंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज 91% है। ठीक है। यूटी को अगर कवर करें अपन, मिजोरम से भी ज़्यादा है, 91% है लक्षद्वीप में। ठीक। तो क्या क्या याद होना चाहिए आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ फॉरेस्ट कवर है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अगर यूटी वाइज भी कवर करेंगे तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में चला जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक। और ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर में सबसे ज़्यादा कहाँ ट्री है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे ट्री कवर में। ठीक। परसेंटेज वाइज अगर बात करें ट्री कवर की, वृक्षावरण की, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़। याद रखना ये ट्री कवर की बात हो रही है, सिर्फ वृक्ष आवरण की, वो वृक्ष और वन दोनों थे। ठीक। वृक्ष आवरण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उधर वृक्ष और वन वनावरण में मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है। अब आ जाते हैं यूपी से रिलेटेड। यूपी में क्या स्टेटस है फॉरेस्ट का। टोटल अगर देखें तो फॉरेस्ट 7% और वृक्ष 3%। टोटल अगर देखा जाए तो करीबन 9.96%, 10% से कम 9.96% टोटल है, जिसमें 3.72% ट्री कवर है
बाकी रिमेनिंग वो है फॉरेस्ट कवर। ठीक, सबसे ज़्यादा सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, सबसे कम संबल, भदोही, मैनपुरी, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन, ये जोड मोड परियोजना है जिसमें गंदरबल जिले में ये बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है और बाई डायरेक्शनल टनल है। ये केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है। ये पहली इंटर लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट होगी। ठीक, जिसमें होगा क्या, केन से वाटर डाला जाएगा कहाँ, बेतवा में। ठीक, केन बेतवा यूपी और एमपी के बीच में है। केन की लंबाई जो है 427 किलोमीटर है। वो 292 एमपी में और 84 किलोमीटर यूपी में, बांदा जिले में है। उस पर केन घड़ियाल सेंचुरी है। केन पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर निकलती है। बेतवा पे राजघाट, परीक्षा और माता टीला डैम है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट है। ये 600 मेगावाट का है, याद रखिएगा। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। इसके पहले जो मोढेरा था वो सबसे पहला सौर गांव था, लेकिन मोढेरा सौर विलेज था, ये सीमावर्ती कोस्टल विलेज है। ये कौन, मसाली, ये भी गुजरात के बनासकांठा जिले में है। ये बनासकांठा गुजरात में। ठीक, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत, याद रखिए। और कुछ में जाना जरूर, झारखंड इसमें चुनाव हुए। संबित भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड है। ठीक, और प्राकृतिक मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ये केमिकल फ्री रसायन मुक्त जो खेती उसके लिए है। ठीक, विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो जो स्टूडेंट है उनको 7.5 लाख तक का कोलेट्रल फी बिना किसी जमानत और गारंटी के लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना एडमिशन जो क्वालिटी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें ले सकें। ठीक, 7.5 लाख रुपए तक का लोन, ऋण, 75% क्रेडिट गारंटी के साथ, बिना किसी कोलेट्रल के। ठीक, किस लिए, ताकि वो क्वालिटी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसमें एडमिशन ले सकें। ठीक है, ये कुछ हैं स्कीम, जैसे पीएम श्री हो गया। ये कब चालू हुआ, तो 2022 में। उल्लास हमने पीछे भी पढ़ा ही है। निपुण भारत हुआ, स्टा, ये सब एजुकेशन रेटिंग। नमो डीडी, हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, ये पिछले साल की न्यूज, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, ये कहाँ बनाया गया है, ये है लोथल गुजरात में। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, इसको राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत बोलते हैं, वो लोथल गुजरात में है। ठीक, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, मतलब भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन मुंबई में किया गया, बस इतना जानना है आपको। उसके बाद 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, कौन कौन सी हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगला। ठीक, ये 5 अभी दी गई, 6 पहले से हैं। सबसे पहले कौन सी थी, तमिल थी जो 2004 में, संस्कृत कौन सी 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और 5 अभी मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगला, टोटल 11 हो गई हैं। तो सबसे पहले कौन सी, तमिल 2004 में, याद रखिएगा। 4 साउथ की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 1 संस्कृत होगी, 1 उड़िया होगी। उसके बाद 5 अभी, टोटल 11। पहला संस्कृत याद रखिए, पहला तमिल याद रखिएगा 2004 में ही। ठीक, क्रूज भारत मिशन, इसमें क्या है कि अगले 5 वर्षों में 2 गुना क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक, शहरी शासन सूचकांक प्रजा फाउंडेशन के द्वारा लाया गया, इसमें केरल नंबर 1 पे है। ठीक, यही जानना आपको। भारत का 11वां पोर्ट महापट्टन, जिसको मेजर पोर्ट कहते हैं, वो है क्या, गलथिया बे, ग्रेट निकोबार में है ये। ठीक, इसको मेजर पोर्ट महापट्टन का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक, और ये पूर्व पश्चिम विश्व शिपिंग कॉरिडोर में आता है, गेटवे में आता है। और 13 मेजर पोर्ट कौन कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको हल्दिया बोलते हैं, कलकत्ता वाला, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कामराजनगर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, चिदम्बरम पत्तन तुतिकोट जिसको बोलते हैं तमिलनाडु वाला, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पट्टन महाराष्ट्र, मर्मुगांव गोवा, नवमंगल कर्नाटक, कोची और गलतिया भी, ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसमें आपको ये चीज़ मालूम है, ये पहली बार नहीं हो रहा। 1951 से लेकर 67 तक एक बार चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन फिर बीच में 67 के बाद से बंद हो गया। ठीक,
तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। उसने अपनी सिफारिश दी है कि एक देश एक चुनाव कराया जाए, इसके लिए क्या क्या हो सकता है कि आर्टिकल 83, 172 में संशोधन और एक आर्टिकल अलग से ऐड होगा 82A, ठीक, 368 में भी संशोधन होगा इसमें। आपको क्या याद रखना है कि रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव के अध्यक्ष हैं समिति के। कौन कौन सा आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा? 83 में, 172 में, 368 में, ठीक। नया आर्टिकल कौन सा जुड़ेगा? 82 ठीक। पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, जिसको पीएम जुगा कहते हैं। इसमें है क्या कि जो जनजाति उनके इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाना, मतलब जनजातियों के आर्थिक समृद्धिकरण करना। पीएम जुगा, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये 2024-25 में लॉन्च किया गया था, ठीक। इसमें है क्या कि स्वदेश दर्शन के अंतर्गत ट्राइबल इलाकों में होम स्टे बनाया जाएगा, ठीक। बायो राइड योजना, इसमें कुछ है नहीं, एक पॉलिसी आप याद रखिए, बायो E3, जिसमें है क्या E3 का मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। E3 का मतलब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक। मिशन मौसम को 2000 करोड़ रुपए दिया गया। ये मिशन मौसम केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका काम क्या है कि मौसम जलवायु संबंधित सूचनाओं को पहले से, मतलब वेदर फोरकास्टिंग वाला काम करेगा, ठीक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ये पुरानी न्यूज है, फिर भी आप देख लीजिए। इसमें नंबर 1 रैंकिंग सूरत की है, ठीक है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति में देखें हम, तो आगरा नंबर 3 पे है, वाराणसी नंबर 9 पे है, ठीक। 23वां लॉ कमीशन विधि आयोग की गठन की बात हो चुकी। डिजिटल, ये सब मेंस का पॉइंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और न्याय की देवी नई प्रतिमा, लेडी जस्टिस, इसमें हुआ क्या है कि इनके जो बाएं हाथ में तलवार थी, तलवार को हटा के वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया गया है, ठीक। बाकी दाएं हाथ में इनकी तराजू अभी भी है, आंखों में पट्टी थी, पट्टी हटा दी गई है। 3 चीज़ें चेंज हुई लेडी जस्टिस में। तलवार हटा के संविधान दे दिया गया है, पट्टी खोल दी गई है, ठीक। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, जिसमें 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है, ठीक। जिसमें 11 का नाम तो गवर्नमेंट ने दे रखा है, एक का नाम भी डिक्लेयर नहीं हुआ। ये 10 राज्यों में होंगे और 6 प्रमुख गलियारों की बात हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में देखें तो एक क्या होगा, आगरा, और इलाहाबाद, प्रयागराज, ये दोनों बनेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बिहार में गया, बाकी ये नाम आप एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन से। तो यूपी में क्या है, आगरा, प्रयागराज, और बिहार में गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कुछ जरूरी। इंडिया SDG इंडिया इंडेक्स, ये कई बार यूपी से पूछ चुका है। तो SDG इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग और UNDP ने मिलकर बनाया हुआ है। इसमें है क्या कि जो कंपोजिट या एवरेज नेशनल स्कोर है वो 71 है, लेकिन यूपी का स्कोर 67 है, बिहार का सबसे लोवेस्ट है, और टॉप कौन किया, केरल और उत्तराखंड, 79 स्कोर। इसमें याद क्या रखना आपको, एवरेज, नेशनल एवरेज कितना है, 71 है। केरल और उत्तराखंड का स्कोर टॉप पे 79 के साथ, यूपी है 67 स्कोर के साथ, बिहार सबसे लोवेस्ट है 57 स्कोर के साथ। याद रखिएगा, ये पूछ लेगा कि SDG इंडिया इंडेक्स में बिहार का स्कोर क्या लोवेस्ट, वो है 57, यूपी का 67 और नेशनल एवरेज है 71, और टॉप कौन किया है, केरल उत्तराखंड 79, ठीक। अब नेशनल न्यूज हमारी यहाँ ख़त्म हो गई। इसमें कुछ और बचे हुए हैं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश वाले में अलग से दिया हुआ है, वो मैं देख ले रहा हूँ, अगर होगा तो ठीक, नहीं इसका जो PDF होगा 1 लाइनर वाला, उसमें ऐड करके हम दे देंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग सिर्फ 1 लाइनर जो होगा, जैसे इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं, अब 1 लाइनर में क्या रहेगा अपने नोट्स में कि वेब समिट, क्रिएटिव ऑरेंज इकोनॉमी, क्या है इसका, कनेक्टिंग क्रिएटिव, ये मतलब इन पूरे नेशनल न्यूज का सिर्फ 4 या 3 पेज में कंपाइल करके आपको टेलीग्राम चैनल अपने UPSC रीना पे ऐड कर दे दिया जाएगा।